चलिए, कैसे आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वंडरफुल से सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। कौन से चैप्टर नंबर बताइए ना? चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड का एकदम बढ़िया तरीके से क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। फटाफट फटाफट सारे चीजों को समाप्त करते हुए चलते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना किसी बातों के। आइए अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, अगर हम लोग चर्चा करें तो ये सारी चीजें डिविडेंड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले डिविडेंड का मतलब क्या होता है। सर डिविडेंड डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 35 के अंदर, जो कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरियम डिविडेंड। क्या डिविडेंड के अंदर इंटरियम डिविडेंड भी आता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है, विषय की कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा जो डिविडेंड होता है ना दोस्तों, ये डिविडेंड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है कंपनी का जो पे किया जाता है। सिंपल सी बात, कंपनी जो पैसा कमाती है शेयर होल्डर्स के पैसों से, शेयर होल्डर के पैसे, शेयर होल्डर्स पैसे देते हैं कंपनी को और कंपनी उसको इन्वेस्ट करके या उसको अपने धंधे में लगा के जो भी पैसा कमाती है वो वापस करना चाहती है। जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और बोर्ड रिकमेंड करते हैं और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है वो उसे अप्रूव करते हैं। ऐसी वाली बात है, क्या मैं जो रिकमेंड किया रेट है बोर्ड के द्वारा उससे ज्यादा बढ़वा सकता हूं क्या? मैं नहीं बढ़वा सकता हूं। डिविडेंड किस पे दिया जाता है? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। मतलब एमआरएफ का शेयर 80,000 रुपए का है बेटा, इसमें तेरा घर जाएगा, लेकिन 10 रुपए का अगर मैं बात करूं, उसकी फेस वैल्यू अगर 10 रुपए की है तो 10 रुपए के ऊपर ही यहां पे दिया जाने वाला है शेयर। ऐसी वाली बात या इसके अंदर या सॉरी डिविडेंड, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। दो प्रकार के इस ब्रह्मांड में डिविडेंड होते हैं, इंटीरियम, फाइनल। इंटीरियम की बात करूं मैं आपके साथ तो क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, समझिए बात को, फाइनेंशियल ईयर क्लोज से लेके एजीएम में अगर यहां पे होता है तो इसके बीच में अगर कोई भी डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हो तो उसे क्या बोला जाता है? उस चीज को इंटीरियम डिविडेंड कहा जाता है। सर इंटीरियम डिविडेंड आप यहां पे कहां से दे सकते हो? प्रॉफिट जो इस साल हुआ है पुराने प्रॉफिट से दे सकते हो, या अभी तक के क्वार्टर में जितना भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया उससे भी आप दे सकते हो। बाद में आपको इसको रैटिफाई कराना होता है एजीएम के अंदर। अगर सारे मेंबर्स चाहे, मतलब ऑल मेंबर्स चाहे तो इंटीरियम डिविडेंड को कैंसिल भी कर सकते हैं। सर मान लीजिए हम जिस साल हम लोग यहाँ पे ना, जैसे देखो ये फाइनेंशियल ईयर एंड ये अगला साल है, यहाँ पे बेटा ये अपना एजीएम से पहली वाली चीज है। तो ये जहाँ पे भी मान लीजिए अगर मैं बात करूँ ये अगस्त है और हम लोग ऐसे बोलेंगे पहला क्वार्टर, 180 ml वाला नहीं दोस्तों, पहला अप्रैल से लेके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जून तक। तो ऐसे केस के अंदर जून के अंदर अगर आपने गचकू खाया है, मतलब आपने अगर लॉस खाया है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज लीजिएगा और उसकी मदद से आप क्या डिविडेंड बांट सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बांट सकते हैं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे चल रही है, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखिए, अब यहां पे फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एजीएम के अंदर, बोर्ड से ज्यादा रेट को आप यहां पे रिकमेंड नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। ये बिफोर आफ्टर कंसेंट ऑफ ऑल से रिवोक कर सकते हैं। एओए के अंदर कहां पे परमिशन, यहां पे एओए के अंदर परमिशन लगता है, यहां पे एओए के अंदर परमिशन नहीं लगती है। बस ऐसी वाली चीज यहां पे बोली गई है, ठीक है सर। शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस, इक्विटी। प्रेफरेंस में दो प्रकार के, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव की बात करूं जिसके ऊपर डिविडेंड अक्यूमुलेट होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में अक्यूमुलेट नहीं होता। यहां पे इक्विटी शेयर्स के अंदर प्रॉफिट हुआ तो पैसा देंगे, प्रॉफिट नहीं तो पैसा नहीं, बस। उसके बाद सेक्शन नंबर 123 के बारे में चर्चा करेंगे, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है, आप डेप्रिसिएशन दीजिए सेक्शन शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से और उसके हिसाब से आप उसके बाद बांट सकते हो क्या? बिल्कुल। अभी तक के अगर कोई पुराने प्रॉफिट्स है तो आप उससे भी डिविडेंड दे सकते हो, या बोथ ए एंड बी का प्रयोग करोगे। या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देके जा रहा है, अरे भैया फिर तो और चाहिए क्या जीवन में? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है ले बेटा पैसा ले, डिविडेंड बांट, तो आप डिविडेंड बांट देना, कोई टेंशन की बात उसके अंदर नहीं होती है। अब यहाँ पे इन्होंने समझाया डिप्रिसिएशन, याद करना अपने 11वीं के दिन, एफ्लेक्स ऑफ द टाइम, वेयर एंड टेयर, इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी के कारण डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो इसलिए आपने डिप्रिसिएशन को यहाँ पे चार्ज करना चाहिए, बराबर। यस सर। अब सर हमको अगर ट्रांसफर टू रिजर्व करना है तो हम कर सकते हैं, ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है कि आप कितना, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है मेरी मर्जी, इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, कंपनी की चॉइस है दोस्तों क्या, कि कितना डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर करना है, समझ सॉरी कितना ट्रांसफर करना है रिजर्व अपने को प्रॉफिट में से, उतना प्रॉफिट को ट्रांसफर करके, उतना रिजर्व में ट्रांसफर करके क्या बचे कुछ पैसे को अपन लोग बांट सकते हैं। डिविडेंड बांटो, हमें क्या करना है समझिए, बात को ध्यान दीजिए। उसके बाद सर समझिए, हम लोग केवल और केवल फ्री, अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अगर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट होती है तो हम लोग फ्री रिजर्व में से बांट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नोशनल गेन्स या अनरियलाइज गेन्स या रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के कारण जो रिजर्व होते हैं क्रिएट, क्या आप उससे यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या? नहीं सर, उस चीज को हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उससे अपने को पैसा थोड़ी कमाया है ना, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। मैंने बहुत जबरदस्त चार्ट भी है यहाँ पे देखिए,
रेट ऑफ डिविडेंड, अगर फाइनल डिविडेंड, इंटरियम डिविडेंड, फाइनल में करंट ईयर में प्रॉफिट है, कोई भी रेट के ऊपर लिमिट नहीं है, मौज कर बेटा। उसके अलावा पास्ट ईयर में प्रॉफिट है तो रूल अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अपन लोग बात करेंगे कौन से इसमें कौन से इसमें कौन से, अच्छा इंटीरियम के बारे में बात कर ले तो करंट ईयर में प्रॉफिट कोई रेट नहीं है, लॉस के केस में 3 इयर्स का एवरेज रेट यहाँ पे ले लेना। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर आपको लॉस हुआ है ना बेटा, गचकू हुआ है, आप लोगों को लॉस हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर क्या पास्ट ईयर के प्रॉफिट से बेच सकते हो क्या? बिल्कुल बेच, इन द सेंस डिविडेंड दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते। रेट जो है ना बेटा, समझिए बात को, रेट जो है वो पिछले 3 सालों का, मतलब जो 3 साल के पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो यहाँ पे है ना, उससे कम का रेट होना चाहिए। एवरेज आउट आपको करना है पिछले 3 सालों में आपने जो भी डिक्लेयर किया है डिविडेंड का रेट, अगर मैं बात करूं तो उसका एवरेज निकालो और उससे कम का आपको देना होगा। किसी साल 0 रहा तो ये प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। सर हम लोग ड्रॉ करेंगे 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व्स, 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व्स को करंट ईयर के लॉस को माइनस कर दो, उतना डिक्लेयर कर सकते हैं। जितना भी बैलेंस बचा कुचा है बेटा, समझिए बात को, फ्री रिजर्व में से आपने जितना भी पैसा निकाला डिविडेंड के लिए, तो बैलेंस लेफ्ट इन फ्री रिजर्व कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना होना चाहिए। ऐसी वाली बात यहां पे लिखी गई है। एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। उसके बाद देखिए डिपॉजिटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये अमाउंट को आप 5 दिन के अंतर्गत, जैसे ही आपने डिक्लेयर किया है ना, 5 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, इसको 5 दिन के अंदर आप इसको अलग इसमें अकाउंट को सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे शेड्यूल बैंक के अंदर, और वहां पे आप डिपॉजिट कर देंगे क्या? हाँ सर। फिर डिविडेंड को कितने रजिस्टर्ड वैल्यू, और डिविडेंड शैल बी पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड वैल्यू या टू हिज बैंकर, मतलब यहां पे बोला जा रहा है जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड दोगे या उसके कहने पर किसी और को या वो अगर इंस्ट्रक्शन देता है एक काम करो ना मेरे बैंकर को पे कर डालो, तो ऐसे केस के अंदर बैंकर को भी क्या हम लोग पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ पे बैंकर को भी पे कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया था, याद आ रहा है आपको? अगर पुराने में अगर अपन ने कोई पैसा निकाला पुराने रिजर्व में से और पुराने अगर कोई लॉसेस है तो क्या लॉसेस को भी उड़ाएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, लॉसेस को भी आपको उड़ाना होगा। फिर उसके बाद डिविडेंड को आप हमेशा हमेशा कैश में पे करोगे, काइंड में कभी पे नहीं करोगे। समझना बात को, आप ऐसा नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल के टंकियां भिजवा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे डिविडेंड्स दैट आर पेएबल टू शेयर होल्डर कैश, ये चेक या डिविडेंड वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही आप कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? फिर हम लोगों ने देखा प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कौन से, अगर सेक्शन 73 या 74 से रिलेटेड आपने गचकू दिया है हम आपको डिविडेंड पे नहीं करने देंगे, और दूसरा फिर सेक्शन 8 कंपनी अगर आपकी है तो आप डिविडेंड फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बात करूंगा। अनपेड देखिए समझिए, आपने डिविडेंड जब से डिक्लेयर या ट्रांसफर किया है ना, 5 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा? 5 दिन के अंदर आपको इसको ट्रांसफर करना हो, 5 दिन के अंदर आपको इसको ट्रांसफर करोगे और 30 दिन के अंदर आप इसको पे करोगे। नहीं करोगे 18% का हम लोग आपको ब्याज लगाएंगे। 30 दिन के अंदर जब पे नहीं हुआ वहां से लेके 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो। अगर ये भी नहीं किया तो 12% की पेनल्टी लग जाती है। मतलब समझिए बात को, अगर आपने पे नहीं किया ना 30 दिन तक, तो ऐसे केस में आपको 18% का ब्याज लगता है, और 7 दिनों में अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो वो मतलब 100 + 18 मतलब 118 पे 12% के अलग आपको ब्याज लगने वाला है, ऐसी वाली चीज है। सर ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब से ट्रांसफर हुआ है वहां से 90 दिन के अंदर आप एक स्टेटमेंट बनाओगे जिसके अंदर आप क्या बोलोगे? आना। याद आ रहा है आपको? एड्रेस बोलोगे, नेम बोलोगे और अमाउंट बोलने वाले हो तो आना, और इसे वेबसाइट कर दोगे कंपनी के या दूसरी वेबसाइट जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वो वेबसाइट के ऊपर आप डाल देते हो। सर अगर यहाँ पे इंटरेस्ट अनपेड रहता है 7 सालों तक, तो ऐसे केस के अंदर आप उसको डाल दो IEPF के अंदर। कहां पे? 7 सालों तक वो पेंडिंग रहेगा और उसके बाद IEPF में ये 7 सालों के अंदर सामने वाला व्यक्ति क्या मांग सकता है क्या पैसे? बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ गए? यस सर। अब पनिशमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई थी, पनिशमेंट के रिगार्डिंग अपन ठीक है वो तो आसान है। सर IPF का मुझे एक बात बताइए, ये IPF के अंदर अमाउंट क्रेडिट कहाँ से हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स की मदद से पैसा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डोनेशंस देगा, कोई भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन आपको डोनेशन दे सकती है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो में पड़ा हुआ है 7 सालों के लिए वो पैसा आएगा जनरल रेवेन्यू अकाउंट से भी, जो पहले 1956 में हुआ करता था वहां से भी आएगा, और जो IPF एज पर सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से आप वहां से भी
ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस पैसों से, देखो आईपीएफ एक टंकी है, ये टंकी में से पैसा निकाल के आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर की इनकम है भैया, वो भी इसका पार्ट बनेंगे। डिसगॉर्जमेंट अमाउंट मतलब कोई फ्रॉड वॉर्ड करता है, मान लीजिए गायत्री ने सबसे बड़ा फ्रॉड रच डाला बेटा, तो गायत्री के जितने भी शेयर्स या जितनी भी होल्डिंग्स है उसको जब्त कर लेंगे। वो डिसगॉर्जमेंट अमाउंट को अपन लोग क्या आईपीएफ के अंदर डाल देते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल डाल देते हैं। एप्लीकेशन मनी आपने 7 सालों तक आप ढूंढ रहे हो, जिसे ढूंढ रहा हूं मैं हर घड़ी, है ना, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा है बेटा शेयर होल्डर जिसने मुझे यहाँ पे अप्लाई किया था। अब ऐसे केस के अंदर मैं यहाँ पे 7 सालों तक इंतजार करूंगा, अदरवाइज आईपीएफ। मैच्योर डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। मैच्योर डिपॉजिट हो जाते हैं 7 सालों तक नहीं आए भैया, मैच्योर डिबेंचर्स, उसके ऊपर का इंटरेस्ट डाल दो आईपीएफ में। फिर बोला जा रहा है मर्जर अमलगमेशन जब होता है बेटा, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर्स जनरेट होते हैं, तो फ्रैक्शनल शेयर्स जो जनरेट होते हैं उसके ऊपर का पैसा जब हम लोग सामने वाले व्यक्ति को अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको कहाँ डाल देते हैं? 7 सालों के लिए नहीं आवे तो बेटा आईपीएफ में डाल दो। रिडेम्पशन अमाउंट हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का 7 साल या उससे ज्यादा पेंडिंग है, आईपीएफ में डाल दो। अदर अमाउंट्स के अंदर जैसे कि जो भी अमाउंट पेबल है ए टू ए, उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है डिविडेंड जो क्लेम या पेड नहीं हुआ है 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, उसके शेयर्स को भी आईपीएफ के अंदर आप डाल दो, ऐसी वाली बात है। फिर ग्रांट्स फीस या कोई भी चार्जेस होते हैं जो भी सम्स अथॉरिटी के द्वारा आया है, इनकम जो अथॉरिटी कमा के दे रही है, जो भी बाकी सम अदर सम है, वो सारी चीजें भी आप आईपीएफ के अंदर डाल दोगे। सर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को कौन सी चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? सबसे पहला रिफंड करने के लिए अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर्स और एप्लीकेशन मनी, ये सारी चीजों का रिफंड में। दूसरा क्या बोला? प्रमोशन करने के लिए। तीसरा डिस्गॉर्ज अमाउंट टू एलिजिबल या आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट, जिसको एक्चुअल में लॉस हुआ है, जिसने एक्चुअल में गचकू खाया है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बांट देंगे। इसके लिए कुछ अगर लीगल एक्सपेंसेस बेयर हो रहा है क्लास एक्शन सूट का, उसके लिए पे करेंगे, और बाकी सारे इंसिडेंटल खर्चे भी इसके अंदर आ जाते हैं। रिफंड करना होगा हमको अमाउंट जो 7 साल के बाद वाला वो ड्यू 205 से जो ट्रांसफर हुआ हमारे आईपीएफ के अंदर, भैया उस चीज को भी अपन लोग रिफंड करेंगे, पुराना वाला। सर बताइए कौन कौन एडमिनिस्ट्रेट करने वाला है? तो सर बताइए ना, सेक्रेटरी जो एक्स ऑफिशियो होता है एमसीए का भैया, वो क्या बनता है? चेयरपर्सन बनता है। इसके अलावा और 6 लोग होते हैं, टोटल 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्लस एक कौन बनता है? सीईओ, जो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ओके सर। इसके अलावा ये ऑफिस एंड ऑफिसर्स को कौन संभालने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इंतजाम करती है ऑफिस का, चेयर लगाने का, फर्नीचर, एसी वेसी के खर्चे। उसके अलावा सीएजी के लिए आपको सेपरेट अकाउंट्स या जो भी अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स है जो सीएजी कहता है, आपने उसको मानना होता है। उसके बाद आप ये जो मनी है ना बेटा, आप ये जो भी अमाउंट स्पेंड वेंड कर रहे हो सारी चीज के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना। ऑडिट करेगा फंड कौन? सीएजी, और इसको फॉरवर्ड करते हैं एनुअली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट प्लस एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट प्लस एनुअल रिपोर्ट दोनों को आपको भेजना होता है। ये कौन भेजता है? ये अथॉरिटी भेजती है बेटा, किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देती है भैया, ये सारी चीजें है। उसके बाद देखो राइट टू रिसीव डिविडेंड, अगर बेटा कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो ऐसे केस के अंदर क्या हम बोल सकते हैं? कंपनी को रोक ले करके बिल्कुल बोला जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैं ही ट्रांसफररी राइटिंग में दे देवे कि तू ट्रांसफरी को पेमेंट कर देना, तो ऐसे केस के अंदर पेमेंट कर दीजो। उसके बाद क्या है बेटा? बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग बात हुई है, अगर बोनस में भी ऐसा कुछ गचको अराइज हो रहा है तो ऐसे केस के अंदर अगेन हम लोग क्या कर देंगे? अबेंस में होल्ड करके रख देते हैं शेयर्स को, जहां पे डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। कंपनी कहेगा भैया मैं बोनस ना देवे, मैं राइट भी इशू ना देवे। उसके बाद पनिशमेंट फॉर द फेलियर ऑफ द 30 डेज, तो ऐसे केस के अंदर 30 दिन के अंदर आप वारंट्स को पोस्ट नहीं करते हो या डिविडेंड नहीं देते हो, तो जो भी डायरेक्टर होता है उसको इम्प्रिजन करवाएंगे हम लोग 2 ईयर्स के लिए, या जिसको मिनिमम फाइन लगने वाली है 1000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, और कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज लगता है 18% प्रति एनम का। पनिशमेंट नहीं लगेंगी कब? जब ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा डिविडेंड नहीं देने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शन दे के रखे, हम डायरेक्शन का कंप्लाई करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, और इसके बारे में हमने कम्युनिकेट कर दिया। जहां पे डिस्प्यूट अराइज हो रहा है राइट टू रिसीव डिविडेंड से रिगार्डिंग, वो याद है अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉफुली एडजस्ट हो चुका है सम ड्यू, जैसे देखो डिविडेंड के पैसे से आप लोग अगर कॉल मनी मतलब कॉल के पैसे पेंडिंग है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। और फॉर एनी अदर रीजन जहां पे हम लोग फेलियर टू पोस्ट डिविडेंड, या कोरोना का समय चल रहा है, कोई भी चीजें काम नहीं कर रही बेटा, तो ऐसे केस के अंदर आप नहीं बोल सकते बोले ऐसे हमको आया नहीं करके तो गलत हो गया। निधि कंपनी के केस में क्या बोला जा रहा है? 100 या उससे कम का अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो एक काम करो ना, आप डिक्लेरेशन दे दो लोकल लैंग्वेज के अंदर, और ऑल्सो बोर्ड जो भी बोर्ड है ना डिस्प्ले करो नोटिस बोर्ड के ऊपर, कम से कम 3 महीने के लिए आपको करना होगा। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा दोस्तों यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे? यहाँ पे होता है अपना समाप्त, पूरा रिवीजन
रिवीजन समाप्त समाप्त समाप्त, राइट हो। तो कितने देर के अंदर हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने इसको कम से कितना 15 मिनट के अंदर हमने इसको समाप्त कर दिया। यस, ये सुपर फास्ट रिवीजन है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे बाप रे इसमें डिटेल में कंसेप्ट नहीं है करके, ऐसा नहीं है। डिटेल में कंसेप्ट क्लास में हो चुके, उसके बाद एक रिवीजन भी आ चुका है और उसके बाद ये सुपर फास्ट रिवीजन, ताकि आपको फटाफट रिकॉल हो जाए चीजें। ब्रीदलेस रिवीजन ये होने वाला है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। दोस्तों अगर आप मुझसे सीए इंटरमीडिएट को एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे unacademy.com के ऊपर आइएगा, गोल्स में सिलेक्ट कीजिएगा सीए इंटरमीडिएट। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोर एसक्यू के अंदर जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारा इंडिविजुअल कोर्स यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हमारे इसमें ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है। अनअकैडमी पे जितने भी मल्टीपल एजुकेटर्स है, सारे बैचेस, सारे कोर्स को आप हमसे पढ़ सकते हैं। कब? प्लस या आइकॉनिक, दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिल जाती है। सेम चीज है आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिल जाती है। प्लस हो या आइकॉनिक, जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। जी हाँ, अभी अनअकैडमी के ऊपर जैसे जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होता है वो आपको मिल जाता है। अगर जैसे 25% चल रहा हो तो आपको 25% मिलेगा, 20% चल रहा हो तो वो, नहीं तो 10% तो यूजुअली होता ही है। या अभी जैसे मई से 5% यहाँ पे चालू होने वाला है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑफर्स जो भी आते रहते हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और यूज करते हैं कौन सा कोड, यूज करते हैं कोड IG सर, राइट हो। यस, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। मुलाकात होंगी ऐसे अगले सेशंस ब्रीदलेस रिवीजन। होप सो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो। आप जरूर से कमेंट करके बताएं कैसी सारी चीजें आपको लगी। थैंक यू सो मच।